तो आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन अंडर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. It is one of the important concept, you may say one of the important concept of financial management. This is the principle which states that the value of money is based on time. यानी ये time value of money is one of the important principle of financial management. It states that the value of money is time dependent. यानी रुपया का वैल्यू जो है या किसी भी कंट्री के करेंसी का वैल्यू समय पे डिपेंड करता है. जो आज हम रिसीव कर रहे हैं उसका वैल्यू फ्यूचर में जो रिसीव करेंगे उससे हाइयर होता है. नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर आप 10,000 रुपीज़ आज रिसीव करो और 10,000 रुपीज़ 2 साल के बाद रिसीव करो, तो दोनों से जो मिलने वाली उपयोगिता है, जो कंजम्पशन और एडवांटेज हम ले सकते हैं, दोनों में फर्क होगा. उसका प्रमुख कारण है कि ग्रेजुअली मनी का परचेजिंग पावर घटते जा रहा है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कह सकते हो, जिनके कारण वैल्यू ऑफ मनी जो है वैरी करता है फ्रॉम द टाइम टू टाइम, है ना. यानी ग्रेजुअली देखा जाए तो वो डिप्रिशिएट ही कर रहा. आज 10,000 पे करके जितना आप कोई चीज़ का कंजम्पशन कर सकते हो, 2 साल बाद उतना ही रुपीज़ 10,000 पे करके उतना एडवांटेज आप नहीं ले सकोगे, है ना. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस आपने देखा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इस फाइनेंशियल डिसीजंस में इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडरेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है. जैसे आप गौर करें कि आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा, है ना. तो मेन गोल्स जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव आप कहते हो, तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं था, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है. तो आप गौर करो, ज़्यादा फर्म या कंपनी जो है वह प्रेफर करती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक उसी प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हो तो उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप फाइनेंसिंग का डिसीजन करते हो उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंस रखता है. यानी अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट का कारण क्या है, किस कारण से ये कॉन्सेप्ट आया, तो मुख्य रूप से आप 4 कारण होता है. सबसे पहला तो इन्फ्लेशन रेट, मनी का परचेजिंग पावर का असर. दूसरा कारण है पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंसेज, आप कह सकते हो. यानी हम वर्तमान में ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, भविष्य को तो अनसर्टेनिटी है, उसमें रिस्क है, इसलिए भविष्य में क्या होगा हम बाद में देखेंगे. वर्तमान जो है हमको मैक्सिमम एडवांटेज ले लेना है कंजम्पशन का. तो ये जो प्रेफरेंस होता है, इसीलिए आज जितना इंपॉर्टेंस यूटिलिटी उसको आज के मनी में बुझा रहा है वह फ्यूचर में नहीं दिख रहा होता है. दूसरा, फ्यूचर अनसर्टेन है, रिस्क भर से भरा पड़ा है, इस कारण से भी वर्तमान में ही लाभ लेना चाहता है. चौथा कारण है वो है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. हमारे पास अगर सीमित साधन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उसका हम यूटिलाइजेशन डिफरेंट रूप में कर सकते हैं. वी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट आवर स्मॉल सेविंग्स टू गेट मैक्सिमम रिटर्न. तो इस कारण से भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का विचार कंसिडरेशन आवश्यक हो जाता है. तो देयर आर द 4 रीजन्स. फर्स्ट, inflation rate, second is uncertainty and risk, and third is consumption preferences, and fourth is investment opportunities. Okay, जो आपने देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट के पीछे क्या कारण है, तो इन्फ्लेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, और कंजम्पशन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब हम लोग समझने का कोशिश करें कि क्या मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. एग्जाम्पल के रूप में देखें. सपोज आपका इन्वेस्टमेंट है, सपोज करो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका वर्तमान है या प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट आप बराबर ₹1 लाख, है ना. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न आप जो कहते हो वह 8% है.
10% मानिए, कैलकुलेशन आसान होता है, 10%। तो इसको अगर टेबल फॉर्म में हम लोग देखें सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, तो फर्स्ट ईयर में आफ्टर 1 ईयर आपने पॉइंट ऑफ टाइम 0 था तो 1 लाख रुपीज किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में डाला, बैंक में ही डाला सपोज कीजिए, तो आफ्टर 1 ईयर इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप ऐसे टेबल बना लें, ज़्यादा आसान होगा। ये ईयर है और ये प्रिंसिपल है आपका अमाउंट, है ना, ये इंटरेस्ट और ये अमाउंट। मूलधन प्लस ब्याज बराबर अमाउंट होता है ना। तो आप आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर एंड में, ईयर एंड देखिए, आपका प्रिंसिपल 1 लाख था, 6,000 इसका 10% रेट से 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 10,000 और साल के अंत में ये अमाउंट कंपाउंड होकर के कितना हो जाएगा, 1,10,000। सेकेंड ईयर एंड में देखें तो अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1,10,000 सेकेंड ईयर के लिए, इस पे 10,000 10% रेट से इंटरेस्ट निकालेंगे तो 11,000 होगा। तो सेकेंड ईयर में टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा 1,121,000। थर्ड ईयर में देखें आप तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 1,21,000, रेट ऑफ रिटर्न के 10% से हो जाएगा आपका 12,100 इंटरेस्ट। नाउ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट विल बी 1,32,100। अब आप गौर करें, जो प्रेजेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या था, 1 लाख, यानी आज जो वैल्यू, जो मनी हम रिसीव किए, चाहे लोन से या अपने गार्जियन से, आपने 1 लाख रुपए रिसीव किया और 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1,32,100। लेकिन आप कहीं किसी को देते हो उधार के रूप में अपने रिलेटिव को, तो 1 लाख देते हो तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स आप वापस पाओगे 1 लाख। तो उस समय 1 लाख का वैल्यू क्या होगा जो आज से 3 साल के अंत में आपको मिल रहा है। सामान्य रिटर्न के हिसाब से आपको मिलना चाहिए 1,32,100, लेकिन मिला क्या, 1 लाख। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप देखना चाहोगे तो आप कह सकते हो ना कि 1,32,100 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1 लाख है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है आज के डेट में, 1 लाख है। तो अगर आपको किसी रिलेटिव से 1 लाख मिला 3 इयर्स एंड में, तो आपका क्या हुआ, तो 1 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 1,32,100, यानी इस 1,32,100 का प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख। तो 1 लाख जो तीसरे साल के अंत में मिला वापस, उसका वैल्यू क्या होगा, आप 75,700, यानी आप 1 लाख रुपए आज देकर 3 साल बाद वापस किसी से 1 लाख रुपया लेते हो, तो आज के डेट में उसका वैल्यू 75,700, यानी आपका टोटल लॉस कितना हो जाता है। अब आप गौर करें, 1 लाख रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न मिल रहा है 75,700, यानी 24,300 का आपको लॉस उठाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप जरा सोचें कि एक कंपनी, अगर आप हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट के तहत अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, तो आज उस प्रोडक्ट का कीमत 1 लाख है और 3 साल में वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा सधाएगा। तो वो आप अगर उतना ही रुपया ले, तो सपोज करो 1 लाख 10 ईयर्स में ईयरली आपको 10,000 करके कोई पे कर रहा है, तो आप गौर करें, आपको 10 ईयर्स में 1 लाख ही रुपीज़ लौट आया, लेकिन वह 1 लाख के इक्वल नहीं होगा। अगर समय का कंसीडरेशन करें तो टाइम वैल्यू उसका 1 लाख से बहुत ही कम होगा। इसीलिए इंस्टॉलमेंट के डिटर्मिनेशन में
सिंकिंग फंड टेबल क्रिएट करने में टाइम वैल्यू मनी का इम्पोर्टेंस बढ़े। चलिए, तो दो प्रकार के टेक्निक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक्स दो प्रकार के हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। कंपाउंडिंग टेक्निक्स बताता है कि आज अगर 1 लाख लगाएंगे तो 3 साल बाद कितना पाएंगे, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। और डिस्काउंटिंग अगर टेक्निक्स या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स देखें तो फ्यूचर में जो हम रिसीव कर देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, है ना। ये बता रहा है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज जो मनी मेरे पास है उसका 2 साल बाद वैल्यू क्या होगा, और ये बता रहा है 2 साल बाद जो हमें मिलेगा उसका आज वैल्यू क्या होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। इसको डिस्काउंटिंग टेक्निक भी कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी कहते हैं, और ये कंपाउंडिंग टेक्निक है। कंपाउंडिंग टेक्निक का सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन में आपने देखा। जहाँ तक टेक्निक्स के यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो या फाइनेंसिंग से, इस डिसीजंस को लेने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है। पहला आप देखें तो इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड दो उद्देश्य से क्रिएट होता है कि अपने आज के अर्निंग में से फ्यूचर के लिए कितना कितना करके हम डिपॉजिट करें, कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स, रिक्वायर्ड फंड हमारे पास अवेलेबल हो जाए। यानी कहने का मतलब किसी एसेट का रिप्लेसमेंट, सपोज करो कि ये फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट है, उसका रियल लाइफ जो है वर्किंग वो 5 ईयर्स है, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स this plant will be replaced and the replacement fund will be required more than the amount required at the present। तो उस अमाउंट ऑफ फंड को हम कहाँ से हासिल करेंगे, कैसे? आज तो आपने लोन लेकर करके उस प्लांट में इन्वेस्ट किया, लेकिन 5 साल बाद जब वो प्लांट यूजलेस हो जाएगा तो उस समय फिर से नए प्लांट के लिए जो आपको फंड रिक्वायर्ड होगा वो ज़्यादा होगा। तो उस रिप्लेसमेंट के लिए पर्याप्त फंड कैसे इकट्ठा करें, उसके लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है, स्पेसिफिक रिजर्व जो हर एक साल के अर्निंग से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट सेट असाइड करके उसको बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको सिंकिंग फंड। तो हर एक साल कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा इन्वेस्टमेंट रूप में फंड प्रॉफिट से प्रोविजन करके, ये डिसाइड करने में सिंकिंग फंड को क्रिएट करने के लिए ये उपयोगी होता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ कैपिटल रिकवरी। आपने किसी को आज उधार दिया और उसका पेमेंट 10 ईयर्स में लेना है, 7 ईयर्स में लेना है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट विल बी डिटरमाइंड सो दैट द फर्म डज नॉट सफर एनी लॉस ड्यू टू लेंथ ऑफ द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द कस्टमर्स। आपने उधार बेचा, अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड 7 ईयर्स का दे दिया, तो आपका आज का सेल प्रोसीड्स अगले 7 ईयर्स में जो वापस आएगा तो उसका इक्वल अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो फर्म का लॉस नहीं हो, है ना, इस क्रेडिट एक्सटेंशन की वजह से। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड ग्रोथ रेट। आप कंपाउंड ग्रोथ रेट आपका क्या चल रहा है अगले 5 साल 10, पिछले 5 साल 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा जो सेल्स एंड प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है वह एग्रीगेट कितना तक हम पहुंचे हैं पिछले 5 साल में, है ना। दूसरा, इट हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन फॉर रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जब हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं तो उसमें से एक सेलेक्ट करने के लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का जब इवेल्युएशन किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स में, सपोज प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड है, तो इस सब में ये हेल्प करता है कौन? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। आप जो बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखे हो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना। एट प्रेजेंट जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो किसी बॉन्ड्स में, उसका इन्वेस्टमेंट कितना कॉस्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, इसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है।
इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न। आप गौर करें कि अगर बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर देती है कि आप 1000 पर मंथ जमा करो, यानी आरडी खाता खोलो, तो आपको आफ्टर 5 ईयर्स इतना अमाउंट मिलेगा। तो आप जानना चाहोगे कि ये मैच्योरिटी डेट पे अगर 20,000 मिल रहा है, अगर जो 1000 रुपया या 500 रुपया पर मंथ जमा करने पे, तो इसमें इंटरेस्ट रेट हमें कितना अलाउ किया जा रहा है, क्या वो अदर मार्केट रेट ऑप्शन से ज़्यादा है या कम है, तो इस डिसीजन को लेने में आपको हेल्प मिलता है। तो these are the utility of this time value of money technique which helps the firm and finance manager in taking various financial decisions. Okay, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।